तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे, जितने भी शिफ्ट में थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2। CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ये कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है
तो प्रीवियस सेशन से आपको इतनी जानकारी तो हो गई होगी कि रेजिस्टेंस इज अ पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट. इट विल एब्जॉर्ब द पावर फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. Whereas reluctance is a power storage element. क्या डिफरेंसेस है रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस में? रेजिस्टेंस एक पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, whereas रिलक्टेंस इज पावर स्टोरेज एलिमेंट. तो अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट की, तो पावर एब्जॉर्ब बाय दिस रेजिस्टेंस इफ यू टॉक अबाउट, तो पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे एक्सप्रेस करें अगर हम लोग, तो वी स्क्वायर बाई आर से हम लोग यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Similarly, in a magnetic circuit, if we talk about, तो करंट इस नंबर ऑफ टर्न्स में फ्लो कर रहा है जो कि कोर में असेंबल्ड है, और कोर में जिसके कारण फ्लक्स का डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम लोग फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स बोल रहे हैं. द यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज वेबर. तो 5 फ्लक्स फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एयर गैप अवेलेबल है जिसके कारण कुछ रिलक्टेंस ऑफर कर रहा है ये मैग्नेटिक सर्क्यूट. तो क्या मैं इस रिलक्टेंस में पावर एब्जॉर्ब बाय रिलक्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो एमएमएफ, जहां पे इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में हम लोग ईएमएफ की बात करते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो सिमिलरली इन अ मैग्नेटिक सर्क्यूट एमएमएफ विल बी देयर व्हिच इज एनालॉगस टू योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एमएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स. तो एमएमएफ बाय फ्लक्स लिख सकते हैं क्या? रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू एमएमएफ स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस लिखा जा सकता है क्या? नहीं. यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर. पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रेजिस्टेंस इज V square by R because resistance is a power absorbing element. But if we talk about in magnetic circuit, we cannot write power absorbed by reluctance is MMF square by flux. No, this is not a valid statement because reluctance is not a power absorbing element, it is power storage element. तो यहां से आपको एक बात और क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस इज अ पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट वेयर एज रिलक्टेंस इज पावर स्टोरेज एलिमेंट. इसीलिए हम लोग पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रिलक्टेंस इन अ मैग्नेटिक सर्क्यूट वी कैन नॉट राइट एमएमएफ स्क्वायर बाय रिलक्टेंस. आपको मैं आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी कंक्लूजन हम लोगों को मिले, कुछ इक्वेशंस मिले प्रीवियस डिस्कशन में, उन सारी चीजों को इस सेशन में मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा और इसके हेल्प से एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में जाएंगे. और इस सेशन के बाद यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद ये आइडियल मशीन वाला फेज, जो फेज 1 था आइडियल मशीन एनालिसिस, और इफ यू टॉक अबाउट इन ट्रांसफार्मर स्पेसिफिकली, सो आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है इस सेशन के बाद. फिर सेकंड सेशन से हम लोग नेक्स्ट सेशन से प्रैक्टिकलिटीज की बात करेंगे और नॉन लिनियरिटीज, इन सारे टर्म्स की बात करेंगे, और मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज एंड बिल्डिंग इक्विवेलेंट सर्क्यूट फेज 2 में एंटर करेंगे. प्रॉब्लम्स ऑन आइडियल ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम हम लोगों को डिस्कशन करना है. उससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों को कंक्लूजन मिले हैं, एट नो लोड कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर वी नो we have derived these equations. E1 which is in RMS value of E1 is equals to root 2 pi f phi not maximum या फिर phi maximum multiplied with n1 number of turns, because here we are talking about E1, therefore number of turns on the primary side we have to take. Similarly, if we talk about E1 by n1, primary EMF per turn, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स में पर टर्न में कितने ईएमएफ होल्डिंग कैपेसिटी है या फिर एबिलिटी है, वो हम लोग बात कर रहे हैं. तो ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी, आपको ये मालूम है, विच इज फर्दर इक्वल टू रूट टू पाई एफ पाई नॉट मैक्सिमम और फाई मैक्सिमम. इसी इक्वेशन से है E1 बाई N1 इज इक्वल्स टू रूट टू पाई एफ पाई नॉट मैक्सिमम. अब ये प्राइमरी EMF इंड्यूस्ड है, अगर सेकेंडरी साइड का EMF इंड्यूस्ड की बात करें तो E2 होगा. तो सिमिलरली E1 के जैसे E2 का भी इक्वेशन आएगा और सेम सारे टर्म सेम रहेंगे, केवल N1 की जगह N2 आ जाएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट E2. तो E1 बाई N1 इज इक्वल्स टू E2 बाई N2 करने से ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा.
अब अगर बात करें लोडेड कंडीशन में कि सेकेंडरी साइड में हम लोग लोड कनेक्ट कर रहे हैं और लोड के कनेक्शन के कारण सर्क्यूट लोड साइड में कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण करंट I2 फ्लो करता है। वो करंट I2 फ्लक्स का डेवलपमेंट करता है कोर में, phi2 जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये phi2 phi नॉट को अपोज करता है और नेट फ्लक्स का रिडक्शन कर देता है कोर में, जिसके कारण नेट फ्लक्स रिड्यूस होने के कारण वी आर टॉकिंग अबाउट इन ट्रांजिएंट पीरियड में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो नेट फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। और जो E1 और E2 इंड्यूस्ड हुए थे ईएमएफ, बिकॉज ईएमएफ का इंडक्शन इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स बट आल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, नंबर और N2, लेकिन नेट फ्लक्स का रिडक्शन हो जा रहा है, जिसके कारण ईएमएफ E1 और E2 का भी रिडक्शन होने लगेगा। और V1 जो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जिसके साथ हम लोग अपने प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किए थे, वो इनफाइनाइट सोर्स है, तो कितना भी अमाउंट ऑफ करंट आपके ट्रांसफार्मर को दे सकता है और ट्रांसफार्मर उस सोर्स से कितना भी अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर सकता है, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, दैट इज व्हाट द एडवांटेज। तो करंट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन द कोर, बिकॉज नेट फ्लक्स का रिडक्शन हो रहा है आपके कोर में, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रिड्यूस हो रहे हैं। इनके रिडक्शन को, नेट फ्लक्स के रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट I2 डैश फ्लो होगा, जिसको हम लोग लोड कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते थे, रेफर टू प्राइमरी साइड। कि कितना भी लोड आप फुलफिल कराइए, I2 की अमाउंट जैसे जैसे बढ़ती या घटती जाएगी, सेम अमाउंट में I2 डैश का भी अमाउंट बढ़ता या घटता जाएगा, डिपेंड करेगा I2 पे। तो I2 डैश लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है प्राइमरी साइड में। I2 डैश फ्लो करेगा N1 नंबर ऑफ टर्न से। तो एज पर द ओरियस्टेड प्रिंसिपल, whenever there is a current there will be the induced flux। करंट है, I2 डैश है, जिसके कारण phi2 डैश का क्रिएशन होगा, और ये phi2 और phi2 डैश एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। तो नेट फ्लक्स का जो रिडक्शन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपके ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट कर पाएगी। therefore we called, if your transformer is connected with an ideal voltage source, so your transformer is a ideal कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। कांस्टेंट फ्लक्स मशीन होती है ट्रांसफार्मर आपकी, अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आया। अब अगर मैं आइडियल करंट सोर्स के साथ, अगर सपोज करिए ट्रांसफार्मर को सेकंड केस में एनालिसिस किए थे हम लोग, कि आइडियल करंट सोर्स के साथ एनालिसिस कर रहे थे हम लोग, कि प्राइमरी साइड में आइडियल करंट सोर्स हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो आइडियल करंट सोर्स में करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आप नहीं ले सकते, जिसके कारण जो फ्लक्स का रिडक्शन हो रहा था लोड कनेक्ट करने के कारण, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट लेके कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आइडियल करंट सोर्स अगर आपके ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में कनेक्टेड है, तो वो एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन नहीं होगी, वहां पे फ्लक्स वेरी करेगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ्स वेरी करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जिसको हम लोगों ने नेमिंग किया था टॉपिक का, आर्मेचर रिएक्शन इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन देखिए, आर्मेचर रिएक्शन वाला सेशन, और स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चलिए, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। तो एट लोडेड कंडीशन क्या हो रहा है, I2 करंट जो कि N2 नंबर ऑफ टर्न से लिंक कर रहा था, I2 N2 जो कि सेकेंडरी एमएमएफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्राइमरी कंपनसेटिंग एमएमएफ, विच इज I2 डैश लोड कंपोनेंट ऑफ करंट I2, और यहाँ प्राइमरी साइड में I2 डैश N1, इन दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कंपनसेट करेंगे, क्योंकि phi2 डैश एक दूसरे को कंप्लीटली कंपनसेट कर रहे थे, एलिमिनेट कर दे रहे थे, डाई आउट कर दे रहे थे। तो वहां से ये रिलेशन अपने को देखने में मिलता है कि सेकेंडरी एमएमएफ इज एग्जैक्टली कंपनसेटेड विथ प्राइमरी कंपनसेटिंग एमएमएफ विच इज I2 डैश N1। ये इक्वेशन मिला, और एक इक्वेशन और अपने को पता है कि प्राइमरी जो करंट फ्लो करता है, इफ योर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विथ आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो I1 का जो मैग्नीट्यूड है, I1 जो फेजर एग्जिस्ट करता है, ये फेजर सबमिशन होता है I0 एंड I2 डैश का। I0 नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है,
जब आपने ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ है तो आई नॉट करंट फ्लो करेगा, जो कि सोर्स से एग्जिट करेगा और आपके प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न से लिंक करेगा और एक फ्लक्स का डेवलपमेंट करेगा कोर में। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स इन द कोर, द करंट इज टेकन बाय द सोर्स इज कॉल्ड एज नो लोड करंट, और इफ योर लोड इज नॉट कनेक्टेड। तो आई नॉट नो लोड करंट का काम क्या है कि कोर में फ्लक्स का डेवलपमेंट करना, फ्लक्स सेटअप करना, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट किए जा सकते हैं, इंड्यूस्ड किए जा सकते हैं। और आई टू डैश का सिग्निफिकेंस आपको पता ही है कि लोड कंपोनेंट ऑफ करंट ऑन द प्राइमरी साइड। तो आई टू डैश इन दोनों का फेजर सबमिशन होगा I1, जो कि N1 नंबर ऑफ टर्न से फ्लो करेगा। नाउ इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक दे से in an ideal transformer the permeability of the transformer or your core is infinity। लेकिन मैं कहता हूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में भी इंफिनिटी परमेबिलिटी इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इंफिनिटी परमेबिलिटी नहीं हो सकती आपके आइडियल ट्रांसफार्मर में भी, बिकॉज इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर small amount of current is required. If your permeability is high, so it is indirectly saying that no current is required in an ideal case to set up the flux in the core. In an ideal transformer, permeability of the your core material is should be infinite. In some of the publication they say, some of the textbooks say, but I am saying it is wrong statement, because in an even in ideal case also, in an ideal case of the transformer also, the permeability of the transformer cannot be infinite, because अगर परमेबिलिटी आपकी इनफाइनाइट हो जाती है, परमेबिलिटी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स। सपोज करिए दिस इज द मटेरियल, इसकी कितनी एबिलिटी है कि ये फ्लक्स को कितना अलाउंस प्रोवाइड करता है कि ये इजीली फ्लक्स इस मटेरियल में से फ्लो कर पाए। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स इज नथिंग बट परमेबिलिटी। और इस मटेरियल की अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो इनडायरेक्टली हम लोग ये कह रहे हैं कि करंट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। नो लोड करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, कोई करंट रिक्वायर्ड नहीं है इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर, व्हिच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती इवन इन द आइडियल केस आल्सो, बिकॉज थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट तो रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर। तो परमेबिलिटी इनफाइनाइट इन आइडियल केस भी में भी पॉसिबल नहीं है। ये स्टार पॉइंट बना के नोट करिएगा, हम लोग फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे एज रिक्वायर्ड। और आई नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बिकॉज परमेबिलिटी इज इनफाइनाइट। इन दोनों टॉपिक्स पे मैं अभी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत इनपुट आपको दे दिया, अभी के लिए इतना अंडरस्टैंडिंग करिए, हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे जब पर यूनिट या फिर नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि परमेबिलिटी किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर की भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर। तो आई नॉट की कुछ तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और अगर इसकी कुछ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो परमेबिलिटी इनफाइनाइट कहना एक गुड साइन नहीं होगा, एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं होगा। सो द थिंग इज आई नॉट को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 0 ले सकते हैं, क्योंकि कुछ पब्लिकेशन कहते हैं कि आई नॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत लेस होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम लोग आई नॉट को 0 एज अ कंपेयर कर सकते हैं और I1 इज इक्वल टू I2 डैश कह सकते हैं। मैं इसमें फॉर द टाइम बीइंग अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं जो स्टेटमेंट अभी दे रहा हूं कि आई नॉट की जो वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज इन एन आइडियल केस आल्सो द परमेबिलिटी इज नॉट, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। तो आई नॉट की सम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और इन दोनों करंट्स के कंपैरिजन में, बिकॉज I1 is nothing but if I naught is 0, suppose I naught is 0, so I1 is nothing but equal to I2 dash, और I2 dash क्या है, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है, जो कि करंट आपके लोड में फ्लो कर रहा है, और लोड कंपोनेंट लोड करंट की वैल्यू हाई होती है
जिसके कारण प्राइमरी रिफ्लेक्टेड करंट भी हाई अमाउंट का ही होगा। तो कंपैरेटिवली I1 और I2 डैश के कंपैरिजन में, I2 डैश के कंपैरिजन में I0 का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, जिसके कारण हम लोग अप्रोक्सीमेट जीरो ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट जीरो लेना सही स्टेटमेंट नहीं है, हम लोग कंसीडर नहीं करें फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द एनालिसिस। तो I0 को अगर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो किए, जो कि जिसके कारण I1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I2 डैश आ जाता है, ये एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब इन मैग्नेटिक सर्क्यूट अगर बात करें, हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्क्यूट भी एनालिसिस किया लास्ट सेशन में। तो मैग्नेटिक सर्क्यूट में हम लोगों ने क्या देखा कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये कोर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर है कि ट्रांसफार्मर के कोर को अगर आप कट करते हैं, यहां से कट किए और देखें तो इस तरीके से सरफेस मिलेगा। सपोज करिए ये सरफेस आपको देखने के लिए मिला। अब इस सरफेस में से कितने अमाउंट, कितने नंबर ऑफ फ्लक्स फ्लो कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी क्या है। तो फ्लक्स का अगर अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर मल्टीप्लाइड विथ कितने फ्लक्स डेंसिटी है, तो BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर हम लोगों को φm दे देगा, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्लोइंग इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो φm इज इक्वल टू BM इंटू AC से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिलक्टेंस को अगर एक्सप्रेस करना चाहे तो रिलक्टेंस ऑफ द कोर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/μ, बिकॉज यू ऑलरेडी नो। हम लोगों को इसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्मुलेशन को कभी भूल नहीं सकते हैं। बिकॉज R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द योर मटेरियल, और 1/रो अगर कर दें, जिसको रो का अपोजिट ले लें, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/सिग्मा। तो सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। वो जितना अलाउ कर रहा है करंट को फ्लो करने में, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो 1/सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको 1/सिग्मा L/A से अपने रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/सिग्मा, सिग्मा की जगह अगर हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करें, because in an electrical case, electrical circuit analysis, resistance is there, in a magnetic circuit analysis reluctance is there। तो जहां पे सिग्मा था, कंडक्टिविटी थी, उसके जगह पे रिलक्टेंस के एक्सप्रेशन में परमेबिलिटी होगी, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, टू अलाउ द फ्लक्स टू फ्लो बाय इटसेल्फ। तो 1/μ LC/AC, लेंथ ऑफ द कोर अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। इससे हमारा रिलक्टेंस का भी एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। अब अगर हम लोग प्रॉब्लम्स में की एनालिसिस करें तो दो टाइप के प्रॉब्लम आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। एक रहेगा कि बाय क्वेश्चन इटसेल्फ आपको समझ में आ जाएगा, बाय रीडिंग इटसेल्फ समझ में आ जाएगा कि ये डिजाइन इंजीनियर का प्रॉब्लम है या फिर ऑपरेटिंग इंजीनियर का प्रॉब्लम है। तो इसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आप लोगों को कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं या फिर ऑपरेटिंग इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके एनालिसिस के लिए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सारी चीजों पे बात करते हैं। कि ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग से हम लोगों ने अल्टरनेटिंग आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, जिसको हम लोग V1 बोल रहे हैं। V1 के कारण I1 फ्लो करेगा, I1 N1 नंबर ऑफ टर्न से फ्लो करेगा। तो I1 अगर N1 नंबर ऑफ टर्न से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा एज पर द ओरिएंटेड, बिकॉज whenever there is a current there will be the induced flux। यहाँ पे फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा, ये फ्लक्स इस अपना पाथ कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेगी, N2 नंबर ऑफ टर्न से लिंक करेगी ये फ्लक्स। तो EMF का इंडक्शन होगा, बिकॉज EMF का इंडक्शन इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स बट आल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स। इन दोनों चीजों पे E2 का इंड्यूस्ड होना मैटर करता है, मैग्नीट्यूड मैटर करता है। अब E2 का इंडक्शन हो गया यहाँ पे, और सिमिलरली यही फ्लक्स N1 नंबर ऑफ टर्न से भी लिंक कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे E1 का इंडक्शन होगा। अब अगर लोड कनेक्ट करते हैं तो I2 करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे I2 डैश होगा, तो I0 I2 डैश का कॉम्बिनेशन बनाता है अपना I1। इस तरीके से एनालिसिस किए थे। तो यहाँ पे E1 का जो फॉर्मुलेशन किए थे हम लोग, E1 इज इक्वल टू √2 पाई f φm n1, φm n1। अब φm को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, φ1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, bm इंटू AC, कि कितनी किसी सरफेस पे क्रॉस सेक्शन से कितने फ्लक्स डेंसिटी उनकी कितनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस मिल जाएंगी।
तो phi की जगह पे bm इंटू AC से रिप्रेजेंटेशन कर दिया हम लोग, तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। तो एज अ डिजाइन इंजीनियर इफ यू आर डिजाइनिंग योर मशीन, तो नंबर ऑफ टन्स आप वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी डिजाइनिंग प्रोसेस में आपकी मशीन रोल आउट टेस्टेड नहीं हुई है फॉर द कमिश्निंग इलेक्ट्रिकल इन इट्स इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और आउटसाइड द रोड ऑन योर स्ट्रीट, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके स्ट्रीट में ही कनेक्टेड रहता है। तो वो कमिश्निंग कब किया जाता है? पहले डिजाइनिंग की जाती है, कमिश्निंग किया जाता है, उसका टेस्टिंग किया जाता है, फिर कमिश्निंग होता है उसका। तो अभी जो डिजाइनिंग की बात करते हैं हम लोग, तो डिजाइन अभी आपकी मशीन नहीं हुई है फॉर द ऑपरेशन, अभी डिजाइनिंग प्रोसेस में ही है। तो ये इंजीनियर के लिए वेरिएबल्स हैं सारे टर्म। N1 नंबर ऑफ टन्स वेरी कर सकता है इंजीनियर, N2 नंबर ऑफ टन्स वेरी कर सकता है, और फॉर डू वी से करंट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर वेरी कर सकता है, कि ये डिपेंड करेगा कि रेटिंग के हिसाब से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तय किया जाता है। तो ये सारी चीजें पैरामीटर्स उसके लिए वेरिएबल है। और कोर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है, मोर नंबर ऑफ लैमिनेशन इंसर्ट कर सकता है। तो ये सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं फॉर द इवन, √2 is the universal constant, √2 is constant only, pi is constant only, frequency is fixed which is 50 हर्ट्ज इन इंडिया, तो इसकी बात अभी नहीं करते हैं। अब अगर बात करें हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वेरिएबल ही है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ लैमिनेशन इंसर्ट करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा या घटा सकता है, ये भी डिजाइन इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करेगा। N1 नंबर ऑफ टन्स वेरिएबल ही है डिजाइन इंजीनियर के लिए। तो ये कंप्लीट इक्वेशन डिजाइन इंजीनियर यूज कर सकता है। और बीएम डिपेंड करेगा फाइम अपॉन एसी पे, एसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा या घटा सकते हैं, इसके कारण बीएम भी वेरिएबल ही होगा। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज अगर हम लोग बात करें डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी टर्म्स हैं इसमें, वो डिजाइन इंजीनियर वेरी कर सकता है और उनको वेरी करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है अपना। जबकि ऑपरेटिंग इंजीनियर के बारे में बात करें, तो डिजाइन हो गई है आपकी मशीन, रोल आउट हुई, टेस्टेड हुई, अब फिर कमीशनिंग किया गया मशीन का, तो आप एज अ ऑपरेटिंग इंजीनियर नेम प्लेट डिटेल्स के हिसाब से उसमें इनपुट प्रोवाइड करेंगे, कि नेम प्लेट डिटेल्स में कितना केवीए का आपका ट्रांसफार्मर है, उसको रीड करेंगे और उसके हिसाब से वोल्टेज इनपुट या फिर वोल्टेज इनपुट देंगे, जिसके कारण करंट का भी डेवलपमेंट होगा और मशीन आपकी प्रॉपरली रन कर पाएगी। उसके हिसाब से आप लोड कनेक्ट करेंगे अपने मशीन में। तो ऐसा ऑपरेटिंग इंजीनियर आप नंबर ऑफ टन्स मशीन की वेरी नहीं कर सकते हैं। N1 नंबर ऑफ टन्स वेरी कर सकते हैं क्या? N2 नंबर ऑफ टन्स, मोर नंबर ऑफ टन्स इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि we are dealing with the machines which are handling huge amount, bulk amount of power. We are not dealing with small toys कि हम लोग मोर नंबर ऑफ टन्स 2 3 4 टन और प्रोवाइड कर दें और अपनी मशीन पे ऑपरेशन ले सकें। एज ऑपरेटिंग इंजीनियर आपके कंट्रोल में नहीं है कि नंबर ऑफ टन्स या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर बढ़ा या घटा सकें। और एज ऑपरेटिंग इंजीनियर आप मोर नंबर ऑफ लैमिनेशंस इंसर्ट कर सकते हैं क्या मशीन्स में फॉर द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर? नहीं, आप नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में ये नहीं है। डिजाइन इंजीनियर ऑलरेडी आपको करके दिया है, आपको उसी से वोल्टेज इनपुट देना है और प्रॉपर ऑपरेशन लेना है, लोड कनेक्ट करना है एज पर द रेटिंग ऑफ द मशीन। आपके कंट्रोल में ये सारी चीजें नहीं है। √2 is a constant, pi is constant only, frequency depends upon your operating engineer कितना वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी वो इंजेक्ट कर रहा है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वेरी नहीं कर सकता ऑपरेटिंग इंजीनियर, क्योंकि मोर नंबर ऑफ लैमिनेशन इंसर्ट नहीं कर सकता है। नंबर ऑफ टन्स तो कांस्टेंट ही है, N1 नंबर ऑफ टन्स, मोर नंबर ऑफ टन्स इंजेक्ट नहीं कर सकता है। तो बात करें अगर हम लोग बीएम की, फ्लक्स डेंसिटी की, तो फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं फॉर दीज ऑल कांस्टेंट वैल्यूज E1 अपॉन एफ लिखा जा सकता है फ्लक्स डेंसिटी को, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स तो कांस्टेंट पैरामीटर्स ही हैं फॉर ऑपरेटिंग इंजीनियर। तो दिस स्टेटमेंट, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन बीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू E1 बाई एफ। E1 बाई एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और E1 को हम लोग V1 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो E1 इज इक्वल टू V1, तो V1 बाई एफ या फिर E1 बाई एफ से, ये इक्वेशन केवल और केवल वैलिड है ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए। ऑपरेटिंग इंजीनियर ही इस इक्वेशन का यूज कर सकता है। अब आप अगर वोल्टेज को बढ़ा दें, V1 को बढ़ा दें,
तो बीएम की वैल्यू बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा दें तो बीएम की वैल्यू घटने लगेगी। सेम रेशियोज में मैटर करेगा, किस रेशियो में आप इंक्रीज कर रहे हैं V1 की वैल्यू, किस रेशियो में डिक्रीज कर रहे हैं। और बीएम इज द फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का ज्यादा डिस्कशन हम लोग इस सेशन में नहीं कर रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको कुछ इनपुट मैं दे रहा हूं। जब नॉन लीनियरिटी सेकंड फेज एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकलिटीज ऑफ द मशीन डिस्कशन करेंगे, वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम लोग बीएच कर्व का, जिसमें आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगा बीएम के बारे में, फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना मालूम होना चाहिए कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विथ। मशीन के फ्लक्स डेंसिटी के साथ आप नहीं खेल सकते। आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज फ्लक्स इंक्रीज नहीं कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी को। हम लोग कांस्टेंट ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बाई द मेंटेनिंग V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट। V बाई एफ रेशियो को कुछ इस हिसाब से वेरी करेंगे कि आपकी फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहे, कि V अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो VM इंक्रीज होगा, और F को उसी रेशियो में हम लोग इंक्रीज कर दें तो BM उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा। तो ये BM जो है ये हमेशा हम लोग कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। अगर BM फ्लक्स डेंसिटी डिसाइडेड अलाउएबल जो कि रेटिंग ऑफ द मशीन है उससे इंक्रीज कर जाए, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगा। आप वोल्टेज आप इंक्रीज कर दीजिए, जहां 230 रेटिंग थी आपकी मशीन की 250 इंजेक्ट कर दीजिए, 300 इंजेक्ट कर दीजिए। तो अगर आप 300 वोल्ट इंजेक्ट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपने 50 हर्ट्ज ही दिया हुआ है, जिसके कारण बीएम ऑफ द मशीन इंक्रीज हो जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्लक्स डेंसिटी अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो मशीन की नॉन लीनियरिटी इंक्रीज हो जाती है। नॉन लीनियरिटी इन द सेंस कि नी पॉइंट से अगर फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा बढ़ता है तो वो हार्मोनिक पोर्शन में चला जाएगा, हार्मोनिक ज्यादा प्रोड्यूस होंगे आपके मशीन में, एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी आपके मशीन की। और अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी को रेड्यूस कर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से अप्लाई करें कि फ्लक्स डेंसिटी आपके मशीन की रेड्यूस हो जाए, तो अगर आपके फ्लक्स डेंसिटी रेड्यूस हो जाती है, फ्लक्स डेंसिटी अगर रेड्यूस हो जाती है फॉर द कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ योर फ्लक्स डेवलपमेंट इन द कोर, फ्लक्स कोर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए अगर फ्लक्स डेंसिटी में रेड्यूस हो रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बढ़ाना पड़ जाएगा आपकी मशीन का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर आपको इतने की जगह इतना करना पड़ जाएगा, जिसके कारण आपकी कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बढ़ जाएगा मशीन का, which is again not at all acceptable। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझ के रखिए, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन इज नॉट अ टर्म टू प्ले विथ। हम लोग फ्लक्स डेंसिटी के साथ नहीं खेल सकते। फ्लक्स डेंसिटी हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। डिटेल्ड इसका आंसर आपको मिलेगा सेकंड फेज में, वेट करिए, इमीडिएटली अगर नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग एवरीथिंग नो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के डिस्कशन से पहले एक स्मॉल टॉपिक है मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग क्या होता है? अगर बात करें मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की, क्योंकि हम लोग टर्म मैग्नेटिक इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रिंजिंग ही क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्रिंजिंग भी होता है जो कि हम लोग कैपेसिटर वगैरह में एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं तो इसीलिए अभी हमारा रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक फ्रिंजिंग को समझने का। क्या होता है मैग्नेटिक फ्रिंजिंग? या फिर किसी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज यू आई होप यू आर ऑलरेडी स्टडीइंग or studied electromagnetic field in your BTech or in +1 +2 also, you know these basics. As flux lines radially emanate from the surface, because suppose this is the surface, फ्लक्स लाइंस जो होंगी इस सरफेस में से हमेशा रेडियली फ्लो करेंगी, रेडियली कम आउट होंगी इस सरफेस में से। अगर ये आपका सरफेस है तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाते हुए फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगी।
क्योंकि ये क्लोज प्लेन सरफेस है। इस तरीके से फ्लक्स लाइंस हमेशा फ्लो करेंगी। तो फ्लक्स का नेचर जो होता है, फ्लक्स लाइंस रेडियली एमिनेट्स फ्रॉम द सरफेस, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो सपोज दिस इज एन पोल और दिस इज एस पोल, एन और एस पोल है, या फिर दो पोल्स हैं इस तरीके से रखे हुए हैं, अभी इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हैं, और एन और एस पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थ्रू हम लोग अगर क्रिएट करते हैं तो फ्लक्स लाइंस कैसे फ्लो करेंगी, इस तरीके से फ्लो करेंगे अपने सरफेस से, ये सरफेस ऑफ द मटेरियल है, इसके सरफेस से परपेंडिकुलर बनाते हुए फ्लो करेंगे। और अगर इस केस में बात करें कि आपका सरफेस कुछ इस तरीके से है, तो रेडियली विद द सरफेस फ्लक्स लाइंस एमिनेट्स, मतलब कि इस सरफेस से रेडियली इस तरीके से आउट होंगी, अब इससे रेडियली इस तरीके से आउट होंगी, इससे इस तरीके से रेडियली आउट होंगी, तो ये एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस केस में, तो यहाँ पे तो फ्लैट सरफेस है, और ये जो आपको साइड्स दिख रहे हैं पोल के, यहां से फ्लक्स का, क्योंकि फ्लक्स लाइंस ऑलवेज एमिनेट्स रेडियली विद द सरफेस, तो रेडियल एमिशन का कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से फ्लो करेंगी, इस तरीके से फ्लो करेंगी। अब बहुत सारे बुक्स में या फिर टेक्स्ट बुक कहती हैं कि यहाँ से फ्लक्स फ्लो नहीं करता है, पोल शू से ही केवल फ्लो करता है फ्लक्स, पोल कोर से फ्लो नहीं करता है। तो ये अगर पोल कोर है तो यहाँ से फ्लक्स का डेवलपमेंट और फ्लो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग अगर एनालिसिस करें फॉर द अंडरस्टैंडिंग, तो फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स लाइंस इस तरीके से रेडियली आउट हो रही हैं, यहाँ पे रेडियली इन हो रही है, यहाँ पे रेडियली आउट हो रही है, रेडियली इन हो रही है, ये अपना पाथ कुछ इस तरीके से फॉलो करेंगी, इस तरीके से अपना पाथ फॉलो करेंगी। तो यहाँ पे देखने के लिए ये एनालिसिस हम लोगों को मिल रहा है कि यहाँ इस केस में अगर बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ की फ्लक्स लाइंस किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किस पार्ट में एमिनेट कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ है कितने एरिया से फ्लो कर रही हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ इन एयर गैप is greater than area of cross section of the flux path in the core. Area of cross section in the flux path in air gap में देखिए area of cross section बढ़ जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के कारण ये बढ़ जा रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ एयर गैप में, जबकि कोर में कोर से होते हुए ही जाएंगी, क्योंकि कोर की परमेबिलिटी हाई होती है, कोर जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, फेरस रिलेटेड स्टफ से बना हुआ है, तो अगर परमेबिलिटी हाई है तो फ्लक्स भी हाई से हाई परमेबिलिटी को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो उसी में से फ्लो होगा, तो एग्जैक्टली वो कोर में से ही फ्लो होगा, जिसके कारण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ कोर के ही फ्लक्स पाथ के इक्वल होगा, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ एयर गैप में बढ़ जाता है। तो क्या है मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ इन द एयर गैप इज मोर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लक्स पाथ इन द मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर के कंपैरिजन में एयर गैप में फ्लक्स पाथ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग विच इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग यहाँ पे समझ में आ गया। अब कुछ न्यूमेरिकल हैं उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। द गिवन क्वेश्चन इज estimate active cross sectional area of the core of a 10 ton single phase inductor। एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों को बताना है 10 टन इंडक्टर की, किसी कोई इंडक्टर है उसमें 10 टन हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है फॉर अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज उस इंडक्टर में हम लोग 100 वोल्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, बिकॉज इट इज अल्टरनेटिंग सोर्स से हम लोग इंजेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो वो 50 हर्ट्ज पे फिक्स्ड है। The flux density is to be about 0.9 Weber per meter square और टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी है, ये bm है। Give suitable dimension for the square core का suitable dimension हम लोगों को देना। And the second question is take stacking factor of 0.9 and estimate the gross cross sectional area।
तो पहले ए पार्ट डील करते हैं हम लोग। तो 10 टर्न्स अवेलेबल हैं और 100 वोल्ट इंजेक्शन कर रहे हैं आप इंडक्टर में, और एट द फ्रीक्वेंसी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज और 0.9 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर की फ्लक्स डेंसिटी है आपकी मशीन में और कोर में। तो अपने को डायमेंशंस बताना है। तो इन सारे क्वेश्चंस में सिंपल सा इक्वेशन याद रखिएगा जो कि हमारा बेसिक्स है। फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने एनालिसिस किया था जो कि E इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ पाई नॉट मैक्सिमम N1 होता था। E1 इज इक्वल टू, और नॉर्मली अगर वोल्टेज की बात करें, EMF की बात करें, तो V इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ पाई एम एन हो जाएगा। यहाँ पे N1 N2 नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल इंडक्टर की विथ आयरन कोर की बात कर रहे हैं, विच इज स्क्वायर कोर। तो V इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ पाई नॉट मैक्सिमम N। इस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फाई एम को एज यू ऑलरेडी नो, फाई एम को हम लोग बी एम इंटू ए सी लिखा जा सकता है। तो इस इक्वेशन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो रूट टू पाई एफ बी एम इंटू ए सी इंटू एम से एक्सप्रेस होता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सुटेबल डायमेंशन हम लोगों को बताना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ही हम लोगों को डायमेंशन पता चल सकता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इधर रख के अपन V कितना अप्लाई कर रहे हैं, 100 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं V, और अपॉन में रूट टू पाई एफ और बी एम इंटू एन से यहाँ पे वैल्यूज पुट किए। अब क्योंकि जो फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर मीटर स्क्वायर में है और हम लोगों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर में बताना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे 10⁻⁴ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग कैलकुलेटर के हेल्प से, तो 500.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अब ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कितना लिखें, 500 लिखें या फिर 501 लिखें? आप क्या लिखेंगे? तो आप मेरे ख्याल से आप लिखेंगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर नहीं है, इसीलिए 500 तक हम लोग लिमिटेड रहेंगे, 500 से अप्रोक्सीमेट करेंगे। लेकिन अगर आप 500 से अप्रोक्सीमेट करते हैं इस डेटा को, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं, आपको उसकी जानकारी भी नहीं। हम लोग हमेशा और हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो बड़ा रखने की कोशिश करते हैं, 501 सेंटीमीटर स्क्वायर रखने की कोशिश करते हैं। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। एक्टिव क्या है, ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी, डोंट वरी। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग 500 पे क्यों नहीं अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, 501 पे क्यों कर रहे हैं, बड़ा क्यों रखते हैं, क्या रीजन है इसका? तो इस इक्वेशन में अगर एनालिसिस करें तो रूट टू इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, फ्लक्स 50 हर्ट्ज अप्लाई किए हैं आप, कांस्टेंट ही है। बीएम और एसी की अगर बात करें, एंड एसी फॉर द डिजाइन इंजीनियर इट इज वेरिएबल, और फॉर द ऑपरेटिंग इंजीनियर इट इज कांस्टेंट। तो हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सुटेबल डायमेंशंस हम लोगों को बताना है। तो ये आप बताइए कि डिजाइन इंजीनियर का प्रॉब्लम है या फिर ऑपरेटिंग इंजीनियर का प्रॉब्लम है? डायमेंशंस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं मशीन का, मतलब ये डिजाइन इंजीनियर का प्रॉब्लम है, और एज अ डिजाइन इंजीनियर आप कंप्लीट इक्वेशन को यूज में ले सकते हैं। और एन नंबर ऑफ टन्स कितना दिया हुआ है, 10 नंबर ऑफ टन्स दिए हुए हैं, तो जो कि कांस्टेंट है। तो बीएम और एसी हम लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग एसी को 500 में अप्रोक्सीमेट करते हैं, 500.25 है, तो स्लाइटली रिड्यूस कर दिए एसी को 500 से अगर अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो इसका रिडक्शन फॉर द कांस्टेंट मेंटेनिंग ऑफ द फ्लक्स इन द कोर, ये इसका रिडक्शन इसका इंक्रीमेंट बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज भी 100 वोल्ट आप अप्लाई किए हैं जो कि कांस्टेंट है। तो ये अगर आप स्लाइटली रिड्यूस कर दे रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। स्लाइटली इंक्रीमेंट होना फ्लक्स डेंसिटी का आपके मशीन्स में या फिर कोर में हार्मोनिक्स बढ़ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉन लीनियरिटी बढ़ जाएगी आपके मशीन की, तो ये प्रिफर नहीं किया जाता है। फ्लक्स डेंसिटी स्लाइटली लेस हो ये एक्सेप्टेबल है, स्लाइटली लेस हो जाए वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा न्यू पॉइंट से हम लोग बढ़ेंगे
और इंक्रीज करते जाएंगे फ्लक्स डेंसिटी को, तो हार्मोनिक्स नॉन लीनियरिटी आपके मशीन की बढ़ती जाएगी, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। फ्लक्स डेंसिटी स्लाइटली रेड्यूस हो जाए वो एक्सेप्टेबल है। तो फ्लक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग स्लाइटली इंक्रीज कर दें, तो 500 की जगह 500.25 की जगह 501 अगर कर दें, तो 501 से इंक्रीज करें, मतलब स्लाइटली इंक्रीज हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फ्लक्स डेंसिटी स्लाइटली रेड्यूस हो जाएगी, विच इज एक्सेप्टेबल। फ्लक्स डेंसिटी का रेड्यूस होना एक्सेप्टेबल है स्लाइटली, और फर्दर रेड्यूस करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और हम लोगों को बढ़ाना पड़ जाएगा, which is again not acceptable because it is increasing your economy of the machine बढ़ती चली जाएगी, cost of the machine बढ़ती चली जाएगी। तो फ्लक्स डेंसिटी is not a term to play with। हम लोग फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। if required, specifically they asked about the flux density, then only we have to touch the flux density. Otherwise, if it is not mentioned anything about flux density or other parameters variations is not there, so we have to assume that our flux density of the machine is constant only, isn't it? आपका फ्लक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली रेड्यूस हो रहा है, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे, जिसके कारण फ्लक्स डेंसिटी 0.9 के कंपैरिजन में स्लाइटली रेड्यूस हो जाएगी, व्हिच इज एक्सेप्टेबल। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग डिराइव किए हैं वो एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्टिव क्या है, ग्रॉस क्या है, ये सब सारी चीज की जानकारी आपको होगी। एट एनी कॉस्ट, यहाँ से स्टेटमेंट हम लोगों को पता चलता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मशीन शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी। अब यहाँ पे 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, विच इज मैक्सिमम अलाउड फ्लक्स डेंसिटी। ये मैक्सिमम अलाउड है, इससे ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि नॉन लीनियरिटी बढ़ जाएगी स्लाइटली इंक्रीमेंट से ही, रेड्यूस भले कर सकते हैं स्लाइटली। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये स्टार पॉइंट बना के नोट करिए। और एक्टिव और ग्रॉस क्या है, इन सारी चीजों में सेक्शन बी में हम लोग बात करेंगे। टेक स्टैकिंग फैक्टर ऑफ 0.9 एंड एस्टिमेट ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्टैकिंग फैक्टर क्या है, स्टैकिंग फैक्टर पे हम लोग बात करते हैं। और ग्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल, अब हम लोग एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया अपने मशीन की, सुटेबल डायमेंशन दे दिए कि एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना हो जाएगा। अब क्योंकि एक स्क्वायर कोर है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता चल गया, तो लेंथ और विड्थ तो आप निकाल ही सकते हैं, बिकॉज यू आर एन इंजीनियर, है ना? हो कि नहीं भैया? आशा करते हैं। नाउ एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया पता चल गया, अब ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसकी बात करते हैं, और स्टैकिंग फैक्टर क्या है। अब अपने को एक्टिव पता है, ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, और स्टैकिंग फैक्टर 0.9 दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। अब एज यू ऑलरेडी नो, हम लोग किसी रीजन की वजह से लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो अबाउट द लैमिनेशंस, आई नो यू नो। क्या आपको लैमिनेशन के बारे में पता है कि मशीन ट्रांसफार्मर के कोर को हम लोग लैमिनेट करते हैं, क्या रीजन है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशंस में डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर द टाइम बिंग मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी जानकारी होगी, 12th में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लैमिनेशन के बारे में, या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग में भी आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको मालूम है कि लैमिनेशन किया जाता है आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। क्या रीजन है, उन सारी चीजों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अगर ये कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, इसमें लैमिनेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लैमिनेट करते जाएं, मतलब सेक्शन बाय सेक्शन इंसर्ट करते जाएं, तो ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, लैमिनेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन बिटवीन द कंडक्टर वी हैव टू प्लेस द इंसुलेशन टू रेड्यूस some kind of losses. You already know about eddy current loss, no? एडी करंट लॉस रिडक्शन करने के लिए हम लोग लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं, और बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपका आयरन भी आ जाएगा, कोर मटेरियल भी आ जाएगा, और इंसुलेशन पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया की बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। और
अगर नेट और एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो केवल और केवल आयरन उसमें आएगा, तो इंसुलेशन को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंसुलेशन को हटा के जो कि केवल और केवल आयरन बचता है, मैं आपके लेमिनेशन को केवल और केवल आयरन बचता है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो stacking factor is the ratio of actual cross sectional area of the core or iron and in gross cross sectional area iron and insulation, these both things are included। आयरन भी इंक्लूडेड है और इंसुलेशन को भी लेके क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों को बता रहे हैं। स्टैकिंग फैक्टर अपने को 0.9 पता है, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में निकाला हुआ है, तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, विच इज 501 से अप्रोक्सीमेट किया था प्रीवियस स्लाइड में। 501 अपॉन 0.9 कर देंगे तो हम लोगों को 556.67 सेंटीमीटर मिल जाएगा। Isn't it? तो इस वैल्यू को हम लोग अगर लेंथ और साइज विड्थ डिसाइड करें, क्योंकि एक स्क्वायर कोर है, तो लेंथ और विड्थ कुछ इस तरीके से 23.66 सेंटीमीटर और 23.66 सेंटीमीटर अपने को मिल जाएगा, विच इज द डायमेंशन जो कि सुटेबल डायमेंशन हम लोगों को क्वेश्चन में देना था। तो सुटेबल डायमेंशन क्या होगा मशीन का और कोर का? 23.66 सेंटीमीटर होगा सुटेबल डायमेंशन। अब सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टन्स में इसमें इंपॉर्टेंट गेम होगा। कंसिडर अ सिंपल पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, सिंपल पावर सिस्टम है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है एंड ट्रांसमिशन लाइन है एंड आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देन अगेन स्टेप डाउन कर रहे हैं हम लोग एंड अ लोड एंड द लोड कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने। द वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज, सोर्स में हम लोगों ने कहा 480 एंगल 0 वोल्ट है। द इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस 3 प्लस J4 है। इम्पिडेंस ऑफ द लोड इज, लोड इम्पिडेंस 30 प्लस J40 ओम है। व्हाट टर्न्स रेशियो would be required to reduce transmission line losses to 1% of the total active power produced by the generator। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मर्स का क्या होगा, फॉर दैट टर्न्स रेशियो हम लोगों का ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस हो रहे हैं वो 1% ऑफ द टोटल एक्टिव पावर प्रोड्यूस बाय द जनरेटर है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ आप लोगों को टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बताना है। तो ये सिंपल सिंगल लाइन डायग्राम हम लोगों ने सॉल्यूशन में ड्रॉ किया। इस सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोगों ने अज्यूम किया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो तो गिवन नहीं है, टर्न्स रेशियो ही पूछा जा रहा है आपसे, तो क्योंकि ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप हम लोग क्यों करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन, क्योंकि वोल्टेज का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो फॉर द कांस्टेंट फ्लो ऑफ पावर का अगर फ्लो कांस्टेंट बना हुआ है, तो अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है आपका तो करंट का रिडक्शन हो जाएगा, आई स्क्वायर और लॉसेस बन जाए डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं, एफिशिएंसी आपके सिस्टम की इंप्रूव होगी, इसीलिए हम लोग स्टेप अप प्रोवाइड करते हैं। अब क्या वोल्टेज स्टेप अप कर दिए यहाँ पे, जैसे 480 में जनरेट किए, जनरेटर है, और स्टेप अप करके हम लोग ले गए किसी सिग्निफिकेंट अमाउंट पे, सपोज करिए कि जनरली अगर हम लोग बात करें तो 11 केवी पे जनरेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे 480 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसको इंक्रीज करके 900 वोल्ट पे सपोज करिए, या फिर 746 वोल्ट पे स्टेप अप कर दिए, है ना। तो केवी पे 746 केवी पे अगर स्टेप अप किए, अप्रोक्सीमेटली हम लोग ले रहे हैं, तो सपोज करिए कि सिंगल लाइन डायग्राम में 480 वोल्ट में हम लोग जनरेट कर रहे हैं और इसको स्टेप अप कर रहे हैं। स्टेप अप का रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता चल गया कि वो ट्रांसमिशन में अगर हम लोग स्टेप अप वोल्टेज कर देते हैं, करंट का मैग्नीट्यूड डाउन हो जाएगा, जिसके कारण जो लॉसेस हो रहे हैं आई स्क्वायर और लॉसेस वो मिनिमाइज हो जाएंगी और एफिशिएंट हो जाएगा हमारा सिस्टम। स्टेप अप इसलिए प्रोवाइड किया। अब स्टेप अप करने के बाद क्या स्टेप अप वोल्टेज के साथ ही आप अपने लोड को कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप लोगों को स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा एट द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो स्टेप डाउन करेंगे तो 1
रेशियो x से हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं, x इज वेयर x इज ग्रेटर देन 1, तभी तो स्टेप अप होगा। और x रेशियो 1 से हम लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं, वेयर अगेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड आपको लोड को पावर फुलफिल हो पाएगा। तो इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम है हमारे पास। और इसमें पूछ रहा है कि टर्न्स रेशियो क्या होगा, कि पावर जो होगा लोड ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस हो रहे हैं 1% ऑफ द टोटल एक्टिव पावर प्रोड्यूस बाय द जनरेटर हो। तो अगर हम लोग इस लोड इंपिडेंस को इस साइड में ट्रांसमिशन करें या फिर ट्रांसफर करें, तो इंपिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में हम लोगों ने डील किया था कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन मतलब ये एलवी साइड है, ये एचवी साइड है। लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में आपका इंपिडेंस जाता है, हाई वोल्टेज साइड में जा रहा है, इसीलिए ए स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता था, ए स्क्वायर वाले टर्म से। ए स्क्वायर, ए क्या है वहां पे, हाई वोल्टेज अब रेशियो अपॉन लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एचवी अपॉन एलवी का रेशियो होता है। एचवी क्या है यहाँ पे, एक्स है, और एलवी क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, हाई वोल्टेज साइड में जा रहा है इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे, लो वोल्टेज साइड में जाता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं स्क्वायर वाले टर्म से। अब यहाँ पे चला गया, अब ये इंपोर्टेंस यहाँ पे आ गया, अब जो कि इसके सेकेंडरी साइड में, इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में है। अब ये कैसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब ये एचवी साइड में है। एचवी साइड से एलवी साइड में ले जाएंगे तो इस इंपोर्टेंस जो कि यहाँ पे पहुंचा था ई स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, देन लो वोल्टेज साइड में ले जाने के लिए अगेन एक्स स्क्वायर से डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ए हम लोगों को पता है एचवी अपॉन एलवी होता है, एचवी यहाँ पे एक्स है, एलवी 1 है। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वे में डायरेक्टली अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें इंपेडेंस का, तो 480 एंगल 0 वोल्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 प्लस J4 है, 3 प्लस J4 को जो कि सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में है, प्राइमरी साइड में रेफर करेंगे इसको, लो वोल्टेज साइड में, तो हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज में जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो जो था एचवी अपॉन एलवी से डिवीजन होगा इसका स्क्वायर टर्म से, क्योंकि इंपेडेंस है, वोल्टेज और करंट रहता तो केवल और केवल ए से मल्टीप्लाई या डिवीजन होता। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवीजन हो गया। अब इस इंपोर्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, अब यहाँ से आगे लो वोल्टेज साइड में जा रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर से फिर से डिवीजन हो जाएगा, तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों का इक्विवेलेंट सर्क्यूट मिल जाएगा। अब सपोज करिए जनरेटर आईजी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो पावर एट द लोड साइड हम लोग अगर बात करें, 1% क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जनरेट जितना कर रहा है जनरेटर, उसमें से 1% केवल और केवल लॉसेस में जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस में, और रेस्ट ऑफ द पावर जाएगा आपके लोड में। 1% अगर लॉसेस हो रहे हैं तो रिमेनिंग 99% ऑफ द पावर आपके लोड में जाएगा। तो लोड क्या है यहाँ पे, यही तो लोड है, लोड। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे आई स्क्वायर और केवल रेजिस्टेंस में ही एक्टिव पावर का एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटर एक रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट्स में पावर एब्जॉर्ब होता है कुछ समय के लिए और रिटर्न बैक टू सप्लाई वो दे देते हैं। तो एक्टिव एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय योर इंडक्टर और कैपेसिटर इज 0 होता है, इसीलिए हम लोग एक्टिव पावर की अगर बात कर रहे हैं तो आई स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर क्या है यहाँ पे, लोड में आपका केवल और केवल आर 30 ओम है, और ये रिएक्टेंस रिएक्टिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक्टिव पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर 30 करेंगे हम लोग इज इक्वल टू 99% ऑफ दी पावर जनरेटेड, जनरेटर जितना जनरेट कर रहा है उसका 99% आपके लोड में जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये है कि पावर लॉस जितना हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइन में जितना हो रहा है, यही है ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट इंपीडेंस। आई स्क्वायर आर कितना है यहाँ पे, आर की वैल्यू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। रिएक्टिव वाले टर्म्स को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिव इंपिडेंस वाले पार्ट को छोड़ देंगे, इंपिडेंस के रिएक्टिव पार्ट को, तो ये आ जाएगा। और इसमें कितने परसेंट लॉसेस हो रहे हैं, 1% ऑफ द टोटल जनरेटेड पावर इसमें लॉस हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी विच इज √99/10। फर्दर हम लोग लिखें तो 3.14 जो होगी वो टर्न्स रेशियो का x वैल्यू हम लोगों को मिल गया, तो 1/x और x/1 हम लोग तय कर सकते हैं कि कितना होगा हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न्स रेशियो।
ए हमेशा एच वी बाई एल वी लेते हैं, टर्न्स रेशियो हम लोग हमेशा एच वी बाई एल वी लेते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज साइड अपॉन लो वोल्टेज साइड। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी इस ट्रांसफॉर्मर में, एच वी एक्स, क्योंकि 1 से बड़ा है तो एच वी साइड ये है तो एक्स बाई 1 होगा। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी टर्न्स रेशियो एक्स बाई 1 होगा, क्योंकि एच वी साइड ये है, एल वी साइड ये है। प्राइमरी बाई सेकेंडरी और सेकेंडरी बाई प्राइमरी हम लोग नहीं लेते हैं टर्न्स रेशियो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका ब्यूटी समझ में आया होगा क्वेश्चन का, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसी डिस्कशन के साथ आज का ये सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेकंड फेज में इंटर करेंगे। आप इसके थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आता है टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि लिंक मैंने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन करिए। जितने भी डाउट आते हैं या फिर क्वेश्चन में आपको सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेंड करिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे ईमेल आईडी से भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूंगा। और ये आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन के इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर एनालिसिस का, विच इज फेज 1 आइडियल मशीन और आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस कंप्लीट होता है यहाँ पे, बोथ ऑन नो लोड कंडीशन एंड लोडेड कंडीशन। सेकंड फेज में हम लोग बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम लोग बात करेंगे मॉडलिंग प्रैक्टिकलिटीज एंड बिल्डिंग इक्विवेलेंट सर्क्यूट। जितने भी प्रैक्टिकलिटीज हैं, नॉन लीनियरिटी, इन सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे, और जो लॉसेस हो रहे हैं या फिर जो भी पैरामीटर्स हो रहे हैं उसको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इन तीनों पैरामीटर्स के हेल्प से मॉडल करने की कोशिश करेंगे, और एक इक्विवेलेंट सर्क्यूट बिल्डअप करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर जो है उसको हम लोग पेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इन सारे टर्मिनोलॉजीज का बिल्डिंग करने के बाद हम लोग थर्ड फेज में जाएंगे, विच इज टेस्टिंग पार्ट, और टेस्टिंग के हेल्प से हम लोग उनकी पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोगों को बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, ओपन सर्क्यूट, सो मेनी टेस्ट्स आर देयर इन ट्रांसफार्मर इटसेल्फ। तो इन टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम लोगों को पैरामीटर्स की वैल्यू मिल जाएगी, इक्विवेलेंट सर्क्यूट कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।